देशी कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इजाजत दी है। ये ऐवान और सारी कौम जानती है कि आज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान जैसे 209 ममालिक इस कर्ब की कैफियत में मुब्तला हैं। सर, द हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान से मेरी गुजारिश होगी कि आपस में बातचीत ना करें। बहुत अहम मसला है, इस मसले के लिए इजलास बुलाया गया है, उस पर तवज्जो दें और गौर से बात सुनें। जी शाह महमूद कुरैशी साहब। जनाब वाला, जैसे कि आपके इल्म में है कि पिछले दिनों में पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादत ने एक मशावरत की बैठक की और सब इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, इस पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान एक पार्लिमानी निज़ाम के तहत पूरा निज़ाम चलाया जा रहा है और उस पार्लिमानी निज़ाम में जो पार्लियामेंट की अहमियत है उसे कोई इनकार कर नहीं सकता। चुनांचे इस जज्बे को सामने रखते हुए हुकूमत ने ऑपोजिशन की आरा को अहमियत देते हुए और जो हुकूमती बेंचेस के साहिबान हैं उनकी राय को मुकद्दम समझते हुए फैसला किया कि हम एक इजलास मुनक्किद करें, एक यकनुकाती एजेंडे का इजलास मुनक्किद करें जिसमें सारे मेंबरान अपनी इनपुट आपकी खिदमत में, ऐवान की खिदमत में पेश करें और वो इनपुट जो है वो नेशनल स्ट्रैटेजी जो मुरत्तब की गई है उसमें उसको परो दिया जाए ताकि हम खूब से खूबतर की तलाश में आगे बढ़ सके। जनाबे वाला, मैं सबसे पहले इस ऐवान के सामने एक जिसे कहते हैं एक बैकग्राउंड कोविड-19 का आपकी खिदमत में रखना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो चैलेंज जिससे दुनिया दो चार है बशमूल पाकिस्तान के, ये अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज है। जनाबे वाला, इसमें भी कोई शक नहीं कि दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने इतना बड़ा बहरान नहीं देखा जो आज दुनिया जिससे दो चार है। अभी तक मुख्तलिफ तदाबीर अपनाई जा रही हैं, लेकिन जितने माहिरीन हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसका असली हल और इससे नजात तब मिलेगी जब हम इसका कोई क्योर तलाश कर लेंगे और उसका क्योर जो है एक वैक्सीन की शक्ल में जब तक हमारे सामने नहीं आ जाता तो हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इसके स्प्रेड को कंटेन करने की कोशिश हम भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया कर रही है। ख्याल है कि वैक्सीन के आने में गालिबन 18 माह से 2 साल का पीरियड शायद लग जाए। अगर ये इतना अरसा दरकार है तो इस दुनिया ने और दुनिया के माशी पहिए ने भी चलना है, तो इसलिए हमें मिल बैठकर तदाबीर सोचनी होंगी, हमें मिल बैठकर हिकमत अमली अपनानी होगी जिससे कि हमारे रोजमर्रा के मामूल के काम जो हैं वो आगे बढ़ सके। जनाबे वाला, इस वक्त कैफियत ये है कि मैं अर्ज कर चुका कि 200 कम से कम 9 मुल्क इस वबा में मुब्तला हो चुके हैं। इस वक्त कैफियत यह है कि तकरीबन 40 लाख से ज्यादा लोग इस मर्ज से मुब्तला हो चुके हैं, इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं और इस वक्त कैफियत यह है कि इस मर्ज ने 2,80,700 अमवात इसकी नजर हो चुकी हैं और लुक़्मा अजल हो चुके हैं। जनाबे वाला, इस वक्त कोई जब ये ग्लोबल पेंडेमिक सामने आया तो पाकिस्तान को एक तरफ रख दीजिए, कोई दुनिया की हुकूमत ऐसी नहीं थी जो मुकम्मल तौर पर इससे निबर्द आज़मा होने के लिए तैयार दिखाई देती हो। और ये आपके सामने मिसालें हैं। हमसे ज्यादा मुअस्सर माली तौर पर जो मुस्तहकम मईशतें हैं, हमसे ज्यादा जिन ममालिक के गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स मुस्तहकम हैं, उनकी मेरी तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान से गुजारिश है कि एक एक निशिस्त का फासला रखें और ये जो ख्वातीन पीछे बात कर रही हैं, अगर जरूरी बात है तो बाहर जाके आप बात करें या एक एक निशिस्त का फासला रखें और गौर से इस बहस को सुने आप
मास्क भी पहने और जिसने अगर मजलिस करनी है तो ईवान से बाहर चला जाए और वहां पे मजलिस करे। जी जनाब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। महमूद कुरैशी साहब। तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं आपके सामने एक ग्लोबल जायजा रख रहा था और उसके बाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड। और पाकिस्तान को प्लेस करने से पहले आपका एक तकाबली जायजा आपकी नजर होना चाहिए। और तकाबली जायजा यह है कि इस वक्त दुनिया में जो अमवात हो रही है कोरोना वायरस की नजर जो लोग हुए हैं, उसकी कैफियत यह है कि अमेरिका जैसा मुस्तहकम खुशहाल, जिसका कि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत एडवांस्ड है, उसकी कैफियत यह है कि 80,000 से ज्यादा अमवात अमेरिका में हो चुकी हैं। इस वक्त कैफियत यह है कि बरतानिया में 31,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। इस वक्त कैफियत यह है कि इटली जैसे मुल्क में 30,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और फ्रांस जैसे मुल्क में 26,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। यह है दुनिया की कैफियत, यह है दुनिया के हालात। अगर आप इसका मवाजना पाकिस्तान जैसे मुल्क से करें जो तरक्की पजीर मुल्क है, जिसके वसाइल भी महदूद हैं, तो जनाब स्पीकर, जिसका हेल्थ केयर सिस्टम खासा फ्रेजाइल है, तो उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की कैफियत देखें तो पाकिस्तान की कैफियत यह है कि 10 मई तक पाकिस्तान में 661 अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 29,000 से कुछ ज्यादा केसेस हैं, कंफर्म पॉजिटिव केसेस हैं और पाकिस्तान में 8,023 के लगभग लोग ऐसे हैं जो इस मर्ज में मुब्तला हुए लेकिन इसका मुकाबला करके सेहतयाब भी हो चुके हैं। जनाब वाला, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस जो डायग्नोज होता है उसकी तारीख है 26 फरवरी और कराची में वो डायग्नोज होता है। अब उसके बाद हमें देखना यह है कि जब ये वबा हमारे मुल्क को स्ट्राइक करती है तो पाकिस्तान की उस वक्त कैफियत क्या थी, पाकिस्तान की इस मर्ज से नबर्द आजमा होने के लिए हमारी तैयारी क्या थी। जनाब वाला, हमारी तैयारी की कैफियत यह थी 26 फरवरी को कि हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है एक दिन की, वो 100 टेस्ट पर डे की कैपेसिटी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे ये कहते हुए इत्मीनान हो रहा है कि हमने इस अरसा में इस टेस्टिंग कैपेसिटी को बतदरीज बढ़ाकर आज हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो ओवर 20,000 टेस्ट पर डे की पहुंच चुकी है। जनाब वाला, जब ये हमारे सामने आती है वबा तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में 8 लैब्स थी जो फंक्शन कर रही थी और आज हमारे यहां तकरीबन 70 के करीब लैब्स हैं जो फंक्शन कर रही हैं। ये बतदरीज इजाफा आपके सामने है। जनाब वाला, कुल इस वक्त तक पाकिस्तान में 2,83,517 केसेस हैं जो टेस्ट हो चुके हैं। मैं एतराफ करूंगा, बरमला एतराफ करूंगा कि ये फिगर नाकाफी है, बजा तौर पर नाकाफी है। अगर आप पाकिस्तान की आबादी का हुजूम देखें तो उससे मवाजना करें तो दिस इज इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बतदरीज इजाफा होता चला जाए। जनाब वाला, अब इंशाअल्लाह जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी में इजाफा होगा तो आप देखेंगे हमारे जो सूरत हाल है वो वैसे वैसे अया होती चली जाएगी। लेकिन इस वक्त भी अगर पाकिस्तान का मवाजना किया जाए साउथ एशिया के दीगर ममालिक से, तो आज भी जो आज हमारी कैफियत है तो इस कैफियत को सामने रखें तो पाकिस्तान की जो टेस्टिंग एबिलिटी है, टेस्टिंग कैपेसिटी है, वो साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। एज आई स्टैंड एंड स्पीक टू यू, वी आर अहेड ऑफ अदर साउथ एशियन कंट्रीज। जनाब वाला, अब मैं आपके सामने 2 इंपॉर्टेंट हकायक जो हैं वो रजिस्टर कराना चाहता हूं क्योंकि आपने डिबेट का आगाज करना है और हमने आपकी इनपुट से मुस्तफीद होना है। जनाब वाला, पहली बात तो यह है, जब हम डिबेट करते हैं तो हमें ज़हननशीं करना होगा
कि जो हेल्थ का सेक्टर है ये बुनियादी तौर पर 2010 में डिवॉल्व हो चुका है और इसका बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो चुकी है 18वीं तरमीम के बाद। जनाबे वाला, अगर हम इस बहस का जब आगाज करते हैं तो हमें ज़हन-नशीं करना होगा कि इस अरसे में हमारे दो अहम सियासी जमातों के कायदीन तशरीफ फरमा हैं। इन तरामीम के बाद सूबा सिंध में मुसलसल 12 साल से हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और पंजाब में 10 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये शर्फ हासिल रहा कि वो हुक्मरानी करते रहे। ये मैं अर्ज कर रहा हूं, जब से ये तरमीम हुई और जब से ये जिम्मेदारियां सौंपी गई सूबों को, तो जो सूबों की हमारे मुल्क की दो बड़ी जमातें हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून, ये जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। अब जनाबे वाला, मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि जब हम बात करते हैं कि हमारे यहां इन्फेक्शंस की सूरत हाल क्या है और हमारे यहां जो डेथ रेशियो है, हम जब बात करते हैं तो हमें एक तकाबली जायजे के सामने बात करनी होगी। हम हवा में बात नहीं कर सकते, हमें कोई डेटा को सामने रखना होगा और डेटा की बुनियाद पर हम अपनी बहस को आगे बढ़ा सकते हैं। जनाबे वाला, एज आई स्पीक टू यू, डेटा जो मेरे सामने है वो जो कहता है कि पाकिस्तान में जो इन्फेक्शन और डेथ रेशियो है वो है 2.17% और अगर आप ग्लोबल एवरेज देखें तो उसका जो रेशियो बनती है वो बनती है 6.8%। गो पाकिस्तान में अभी हमने पीक करना है, अभी चैलेंज हमारे सामने आना है, लेकिन इस वक्त की कैफियत ये है और हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह का लाख करम है कि इस वक्त तक भी उसकी रहमत हम पर है और हम हमारा जो ख्याल था, जो पहले एक ट्रेजेक्ट्रीज बनाई जा रही थी और उसको अगर हम ज़हन-नशीं करते तो हमारा अब तक के हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका होता। जिले उमा मोहतरमा, आप ये बाहर चली जाएं या यहाँ पे इस तरह बात ना करें आप। जी, रूल अलाउ नहीं करता जी शाह महमूद जी सर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर हम कंपैरिजन करें वर्ल्ड एवरेज का और पाकिस्तान की एवरेज का तो इट्स अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन, 2.17% कंपेयर टू 6.8%। अब जनाबे वाला, हमने इस वबा का मुकाबला करने के लिए कुछ बुनियादी फैसले किए और उन बुनियादी फैसलों में कुछ असूल मुरतब किए। एक, कि हम जो फैसले करेंगे उसमें हम इज्तिमाई राय को और कलेक्टिव विजडम का सहारा लेते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे और जनाबे वाला, उस कलेक्टिव विजडम को उजागर करने के लिए हमने दो फोरम्स एस्टैब्लिश किए। एक फोरम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का फोरम है जिसकी सरबराही वजीर आजम पाकिस्तान करते हैं और दूसरा फोरम है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, वो 27 मार्च को एस्टैब्लिश किया गया और उसकी सरबराही हमारे मिनिस्टर फॉर प्लानिंग जनाब असद उमर साहब करते हैं। और ये दोनों फोरम इसलिए मुरतब किए गए कि पूरा इनपुट पाकिस्तान की तमाम फेडरेटिंग यूनिट से हमें इनपुट मिले, उस इनपुट को स्टडी करने के बाद, एनालाइज करने के बाद हम कोई डेटा बेस्ड फैसले करें। जनाबे वाला, मैं ये भी कहता चलूं, कई दफा ये मैंने बहस में देखा, अखबारात की ये नजर हुआ कि शायद पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करने में स्विफ्ट नहीं था। जनाबे वाला, बसद एहतराम मैं उस राय से मुत्तफिक नहीं हूं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने दीगर ममालिक की निस्बत बड़ा स्विफ्ट और इमीडिएट रिस्पॉन्स किया। किस तरह, मैं अर्ज करना चाहूं। जनाबे वाला, जब ये वबा सामने आती है तो पाकिस्तान की हुकूमत फिल फॉर फैसला करती है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाती है, एक स्पेशल इजलास बुलाया जाता है और उस इजलास में न सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबरान बल्कि स्पेशल इन्विटेशन एक्सटेंड किए जाते हैं। वजीर आला सिंध को बुलाया जाता है, वजीर आला पंजाब,
वजीर आला बलूचिस्तान, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के वजीर आजम को स्पेशली बुलाया जाता है कि उनके ख्यालात से मुस्तफीद होकर हम आगे बढ़े। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बहुत सी बहसों को समेटते हुए एक फैसला करती है कि हमें इससे दोचार होने के लिए एनसीसी की जरूरत है, तो एनसीसी मार्ज़े वजूद में आ जाती है। और एनसीसी का इजलास जब होता है तो एनसीसी का इजलास इस नतीजे पे पहुंचता है कि इसके लिए हमें एक इम्प्लीमेंटेशन आर्म चाहिए। जो फैसले एनसीसी करती है उनको अमली जामा पहनाने के लिए हमें एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें एक पूरा एक मैकेनिज्म चाहिए। तो उस मैकेनिज्म की खातिर एनसीओसी मुरतब की जाती है और उस एनसीओसी में सब सूबों को, फेडरेटिंग यूनिट्स को बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, उनको नुमाइंदगी दी जाती है और उनके जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो उस फोरम के मेंबर्स हैं। रोजाना की बुनियाद पर ये एनसीओसी मिलती है, 9 से 11 ये मिलती है और उसका मिलने के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जनाबे वाला? उसके ऑब्जेक्टिव्स मेरी नजर में 3 हैं। 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि रोजाना असद उमर साहब प्रोविंशियल अपडेट्स लेते हैं फ्रॉम ऑल द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, उनसे अपडेट लेते हैं। हाँ, आपके यहां सूरत हाल क्या है हमें आगाह कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, ये उनसे जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो उस कमेटी के मेंबरान हैं, बशमूल एनडीएमए, बशमूल नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस और एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो इनके साथ मावनत कर रहे हैं ताकि इनके फैसलों को वो अमली जामा पहना सके। जनाबे वाला, इसके बाद मैं ऐसा करता चलूं कि कंसल्टेशन के प्रोसेस को सामने रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कंसेंसस बिल्डिंग। ऑब्जेक्टिव कंसेंसस बिल्डिंग का इसलिए है कि हमें मुरत्तब करनी है एक नेशनल स्ट्रैटेजी टू डील विद दिस पेंडेमिक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि बतदरीज हम उस नेशनल स्ट्रैटेजी को मुरत्तब करने में कामयाबी से हमकिनार हो रहे हैं। जनाबे वाला, जानते हुए कि वफाक की जिम्मेदारियां हैं और वफाक अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने की हद्दुल वसा कोशिश कर रहा है, हमने जानते हुए कि 18वीं तरमीम हम पर उसका निफाज हो चुका है, हम जानते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी का मौजू जो है बड़ा हसास मौजू है, जानते हुए कि 18वीं तरमीम 2010 से आ चुकी है, हमने कोशिश की है कि सूबों को फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाए और उनको ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए वो अगर समझते हैं कि कोई उन्होंने नोक पलक दुरुस्त करनी है फेडरल फैसलों पर, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है। जनाबे वाला, मैं आपको उसका एक मिसाल देता हूं। अभी हालिया जो एनसीसी का आखिरी इजलास था उसमें सब चीफ मिनिस्टर्स आए, उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दिया। हमने एक नेशनल कंसेंसस, जब ईजिंग ऑफ लॉकडाउन की बात हो रही थी तो हमने एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए एक इत्तफाक राय पैदा करने के लिए नशिस्त की। उस नशिस्त में पहले एनसीओसी का इजलास होता है, उसके बाद एनसीसी का इजलास होता है, फिर वजीर आजम सबसे इनपुट लेते हैं और उस पर इत्तफाक हो जाता है। सिर्फ एक नुक्ते पर इत्तफाक ना हो सका और वो इत्तफाक ना हो सका जिस नुक्ते पर, वो था इंटर प्रोविंशियल कम्युनिकेशन, रेल का सफर, जहाज का सफर और जो जमीन का रोड ट्रांसपोर्ट का सफर है। इस पर पंजाब तैयार था, खैबर पख्तूनख्वा तैयार था, लेकिन कुछ हमारे यूनिट्स ऐसे थे जिनको रिजर्वेशंस थी और फॉर गुड रीजंस होंगी और उन्होंने मजीद मोहलत मांगी और उनके ख्याल में हमें उजरत से काम नहीं लेना चाहिए, तो उनकी आरा को सामने रखते हुए को हम फैसला कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उस फैसले को मौखर कर दिया गया। तो ये है, मैं अर्ज कर रहा था एक आपको एक मिसाल कि कैसे हम इसको नेशनल कंसेंसस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाबे वाला, एक तासुर मैंने अखबारात में देखा, मैंने बहुत से लीडर्स की तकारीर भी सुनी है और कुछ मोजेस मेंबरान की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी हैं। उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को जब मैं देखता हूं तो एक उससे तासुर मिलता है
कि जैसे कि सब यूनिट्स के साथ कोई यकसा सलूक नहीं बरता जा रहा और एक इम्तियाजी सलूक की कैफियत को हवा दी जाती है। जनाबे वाला, मैं इस ऐवान के आपकी तफस्सुस से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहना चाहता हूं, अगर ये तासुर है तो ये तासुर हकीकत पर मबनी नहीं है। वो हकीकत पर मबनी क्यों नहीं है, मैं बताता हूं। उसका बुनियादी फलसफा क्या है। उसका बुनियादी फलसफा यह है कि जो कोविड है 19, ये न सिर्फ एक ग्लोबल चैलेंज है बल्कि एक नेशनल चैलेंज है और इसके लिए एक नेशनल इमरजेंसी जो है वो लागू है। और नेशनल इमरजेंसी के लिए आपने अगर रिस्पॉन्स तय करना है तो रिस्पॉन्स नेशनल हो सकता है, इलाकाई नहीं हो सकता, रीजनल नहीं हो सकता। जनाबे वाला, इसी चीज को हम जानते हैं कि ये एक ऐसी वबा है दैट रिस्पेक्ट्स नो बॉर्डर्स। ये तमीज नहीं करती अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ये तमीज नहीं करती इटली और स्पेन के दरमियान, ये फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जो बॉर्डर है उसकी तमीज नहीं करती, ये कॉन्टिनेंट्स की तमीज नहीं करती। ये फैल रही है और पूरे ग्लोब को इसने लपेट में लिया है। तो ये हो नहीं सकता कि हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को महफूज करने की अगर हमारे दिल में ख्वाहिश और खलिश है तो वो खलिश पूरी हो नहीं सकती जब तक सिंध महफूज नहीं होगा, जब तक बलोचिस्तान महफूज नहीं होगा, जब तक आजाद कश्मीर महफूज नहीं होगा, जब तक गिलगित बल्तिस्तान महफूज नहीं होगा। ये मुमकिन नहीं है। तो इस फलसफे को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनाबे वाला, ये एक ऐसी वबा है, ये एक ऐसा मूजी मर्ज है जो न एथनिसिटी को देखता है न ये मजहब की तकसीम में तकसीम होता है। बदकिस्मती है, आई एम शॉक्ड, मैं देखता हूं जब मैं हिंदुस्तान में बहस को देखता हूं तो हिंदुस्तान की बहस की कैफियत यह है कि वहां आज जो हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव है और वहां की जो नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व सोच वाली आरएसएस मेंटेलिटी वाली जो हुकूमत है वो प्रचार कर रही है कि आज हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस फैला है उसकी बुनियादी वजह मुसलमान हैं, उनको सुपर स्प्रेडर्स कहा जा रहा है। वहां की जो अमित शाह, डोवल एंड द गैंग ऑफ 3 जो वह है हिंदुस्तान में, वो दुनिया को एक मैसेज दे रहा है, हिंदुस्तान के लोगों को मैसेज दे रहा है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोरोना वायरस, फ्रॉम कोरोना जिहाद। आज वो मजहबी रंग दे रहे हैं एक ग्लोबल पेंडेमिक को। हेट स्पीच और हेट मॉन्गरिंग की जा रही है और पाकिस्तान इसकी सख्त मजम्मत करता है। जनाबे वाला, हम समझते हैं पिछले दिनों में आपके इल्म में है बहस चली, मुल्क में बड़ी बहस शुरू हुई कि आज पाकिस्तान कोरोना की जो नजर हो रहा है इसका जिम्मेदार वो जायरीन है जो ताफ्तान के जरिए पाकिस्तान आए। तो मैं इसकी भी वजाहत करना चाहता हूं कि ताफ्तान की जो कैफियत है बलोचिस्तान के लोग मुझसे बेहतर समझते हैं, एक छोटा सा, आप बेहतर समझते हैं, आपका ताल्लुक उस सूबे से है। वो छोटा सा एक गांव है जहां एक बीएचयू की फैसिलिटी जो है हेल्थ की है और वहां बॉर्डर पर ईरान से लोग आते हैं, उनका एक जमकटा खड़ा हो जाता है। 4 से 5 हजार लोग वहां भेज दिए जाते हैं कुम से सफर करके। 15 घंटे का सफर है कुम से ताफ्तान तक। वो आते हैं, इज्तिमा की शक्ल में आते हैं और ताफ्तान पे जमा हो जाते हैं। मैं खुद ईरान के वजीर खारजा से बात करता हूं, उनसे दरखास्त करता हूं कि बराए करम आप जरा ठहरिए, जरा इंतजार कीजिए ताकि हम अपनी क्वारंटीन फैसिलिटीज बना सके। हमारे पास मुनासिब इंतजामात नहीं है। वो कहते हैं कि हाँ हम ताउन करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि उन पर इतना दबाव था और वो सैंक्शन से मुतासरा मुल्क है तो उन्होंने दरवाजे खोलकर एंड दे पुश्ड 4,000 to 5,000 people into Pakistan. And Pakistan had to handle those 5,000 Pakistanis who belong to this country. We cannot disown them. We had to own them. और हमने देखा कि उस कैफियत में जो से बेहतर हम कर सकते थे हमने किया। बलोचिस्तान की हुकूमत को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। कस्बा पुस्ती के आलम में उन्होंने जिस तरह उन लोगों की हिफाजत की, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। जनाबे वाला, मैं मुल्तान के लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। पंजाब की सबसे बड़ी क्वारंटीन जो है मुल्तान में कायम की जाती है और ताफ्तान के 1250 लोग मुल्तान मेजबानी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस क्वारंटीन में एक भी मरीज नहीं है, सब खैरियत से अपने घरों को जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूं, फिर हमारे मुल्क में यह भी बात आई कि जो कोरोना है तबलीगियों की नजर कर दिया गया।
तबलीगियों पर उंगली उठाई गई। ये भी सितम ज़रीफ ही है कि हमने किस तरह किस जावियों से हमने इस ग्लोबल पेंडेमिक को एड्रेस करने की कोशिश की है। बहरनो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जनाबे वाला, ये मैं कहना चाहूंगा कि वो जो सूबे कहते हैं कि इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है, बसात एहतराम ये दुरुस्त नहीं है। बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है, आप बेहतरी का मुतालबा करें। हम अपने वसाइल के अंदर रहते हुए हर मुमकिन कोशिश करेंगे बेहतरी के लिए, लेकिन मैं एक तकाबली जायजा आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। उस तकाबली जायजे पर क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तशरीफ फरमा है, मैं इनकी नजर ये करना चाहूंगा कि एक तासुर मिला कि सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, पहले हमने एक फेडरल लेवल पर एक प्रोग्राम का आगाज किया। उस प्रोग्राम का नाम है एहसास कफालत प्रोग्राम। एहसास कफालत प्रोग्राम किसी एक सूबे तक महदूद नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान पे लागू होगा। और इस वक्त तक मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं करता, मैं बलोचिस्तान की बात नहीं करता। सिंध में इस वक्त तक एज ऑन द 10th of May सिंध के लोगों को 26 अरब रुपया कैश असिस्टेंस एहसास के जरिए पहुंच चुकी है। जनाबे वाला, सिंध के लोगों को 23 लाख कुंबों को, अफराद को नहीं, 23 लाख कुंबों को यह कफालत पहुंच चुकी है। जनाबे वाला, इकोनॉमिक स्टिमुलस, इस हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया, 1.2 ट्रिलियन। कौमी असेंबली का इजलास जारी है। वज़ीर खारिजा शाह